नमस्कार। CSIR की तरफ से एक वापस नया नोटिफिकेशन है, फ्रेश एकदम, JSA का जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर। ये जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ये गोवा में स्थित है। एक NIOT और होता है ओशियन टेक्नोलॉजी वाला, वो भी है वहाँ पे, और ये NIO ओशियनोग्राफी भी है, वहीं पे है। इसका एक ओरिजिनल ऑफिस IIT रुड़की में भी है शायद। तो इसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। JSA की वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहती है बार बार आपसे। आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा इस चैनल पे। चलिए डिटेल में नोटिफिकेशन के सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एज यूजुअल जो कि CSIR का JSA का रहता है वही यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि CISR सेम रूल फॉलो करेगी। CISR एक सेंट्रल गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडीज़ है ऑटोनॉमस, उसके अंडर 39 लेबोरेटरीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब अपन नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 26 तारीख मतलब आज से चालू हो चुका है। 24 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वैकेंसीज़ के बारे में टेबल में दे रखा है। यहाँ पे मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, जो स्टार बना रहता है एज लिमिट में, मतलब इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है एज पर द रूल। हर किसी को नहीं है, जनरल कैंडिडेट को 28 साल ही कंसिडर किया जाएगा। बाकी अगर कैटेगरी है, ऑलरेडी आप गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो, तो उन सब के लिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दे रखा है एज पर द DOPT गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है। तो JSA की वैकेंसी है वो जनरल डिपार्टमेंट में मैं हर बार बताता हूँ, जनरल डिपार्टमेंट में आपको वहाँ के जो NIO गोवा में काम कर रहे होंगे एम्प्लॉय साइंटिस्ट वगैरह, उन सब की सर्विस वगैरह मेंटेन रखनी होती है। अच्छी पोस्ट होती है जनरल डिपार्टमेंट, जिसको इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं। जैसे आप ज्वाइन करोगे ना तो वहाँ का JSA ही आपकी ज्वाइनिंग कराएगा। उसके बाद एक तरीके का एडमिन डिपार्टमेंट होता है, प्रॉपर कोर डिपार्टमेंट वहाँ का है ना। फिर उसके बाद फाइनेंस एंड अकाउंट F&A लिखा रहेगा कई जगह। तो F&A का मतलब होता है आपको लेखा जोखा रखना है, सैलरी स्लिप वगैरह बनानी है। फिर वापस JSA की स्टोर एंड परचेज, इसमें आपको स्टोर का परचेज वगैरह करनी होती है सामान की, JAM पोर्टल के थ्रू। ये सब वैकेंसी हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि हर एक सेक्शन में EWS की वैकेंसी दे रखी है। बाकी 10% रिजर्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो EWS की वैकेंसी नहीं बन पाती यहाँ पे। और यहाँ पे भी 6 वैकेंसी पे एक EWS की वैकेंसी नहीं बन पाएगी जब तक 10 वैकेंसी नहीं होंगी, जब तक एक EWS की वैकेंसी नहीं बन पाएगी, क्योंकि 10% रिजर्वेशन है। ग्रुप C की पोस्ट है ये। उसके बाद आपकी जो सैलरी है बनने वाली, गोवा 22 सिटी के अंदर आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, DOPT ने X, Y और Z सिटियों में भारत की शहरों को वर्गीकृत किया गया है, जिसमें X सिटी में 8 या 9 शहर आते हैं, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद ये सब आते हैं। बाकी 36,220 रुपये आपकी ये कंसोलिडेटेड ग्रॉस सैलरी है। इसमें से आप 2-2.5 हज़ार रुपये काट लो तो आपकी 34 के आसपास इन हैंड सैलरी आ जाएगी। लेकिन जब तक आप ज्वाइन करोगे, जब तक ये सैलरी बढ़ चुकी होगी, तो आप मान के चलो 36 आपकी क्रेडिट हो चुकी होगी और ये सैलरी बढ़ के 39 के आसपास पहुँच चुकी होगी। सिमिलरली जूनियर स्टेनोग्राफर है, वो भी ग्रुप C की पोस्ट है, लेकिन ये लेवल 4 की है। और LDC मतलब JSA की पोस्ट है, वो लेवल 2 की पोस्ट है, और ये लेवल 4 की पोस्ट है। लेवल 4 में 22 शहर में आज के टाइम पे 47,415 रुपये ग्रेस सैलरी बन रही है। अगर यही एक सिटी में होती तो आपकी 50,000 के आसपास बन रही होती, 50-51 के आसपास। तो ये तो सैलरी और वैकेंसीज़ के बारे में बात हो गई। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि ये सिटी है गोवा, वो 22 सिटी में है, उसी के हिसाब से TA, DA, TON, DA मिला के जो ग्रोस सैलरी दे रखी है ऊपर 36,000 वो मिलेगी। उसके बाद इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो अपने मतलब की नहीं रहती हैं, मतलब की चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ सारी की सारी। यहाँ पे उन्होंने एग्जामिनेशन का एक टेंटेटिवली शेड्यूल दे रखा है 1st वीक ऑफ जुलाई। तो आप उसी हिसाब से प्रिपेयर करें, और इसका 10 दिन पहले आपको एक मेल आ जाएगा। तो मेल और मेल ID वही डालें जिसको आप रेगुलर विजिट करते हो, अन्यथा आपका एग्ज़ाम छूट जाता है। और दूसरी बात बता दूँ, इसका NIO में ही मतलब गोवा में ही पेपर लगेगा, ये 99% कन्फर्म है। तो फॉर्म उसी हिसाब से भरें आप। ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, 12th चाहिए और टाइपिंग चाहिए होती है, बाकी कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। सेम जो स्टेनोग्राफर में भी 12th चाहिए, बस वहाँ पे टाइपिंग पूछेंगे। स्टेनोग्राफर में टाइपिंग प्लस स्टेनोग्राफी आशुलिपि, जिसको अपन स्टेनोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये कुछ एब्रीविएशन है जो आपके काम के बिल्कुल भी नहीं है। अगला काम का चीज़ है आपकी एप्लीकेशन की फॉर्म फीस। अनरिजर्व OBC EWS के लिए 500 रुपये है। SC ST और महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए ये फॉर्म फ्री में रहते हैं।
एज लिमिट आपकी 18 साल मिनिमम होनी चाहिए। 24 जून लास्ट तारीख है इसकी, तो 24 जून से पहले पहले या 24 जून तक के, यहाँ पे लिख रहा होगा लाइन, द मिनिमम एज ऑफ अप्लाइंग 18 एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। आपकी एज ऑन मतलब उस दिन तक आपके 18 साल मिनिमम हो जानी चाहिए, और मैक्सिमम एज पर द रूल, जैसे जनरल कैंडिडेट है तो 28 साल मैक्सिमम होनी चाहिए उस तारीख तक। और दूसरी बात, जो भी आप क्लेम कर रहे हो, जैसे आपकी 12th पास हो गए, तो 12th की जो मार्कशीट का रिजल्ट फाइनल है वो इस तारीख से पहले पहले आ जाना चाहिए, 24 जून से पहले पहले। आप EWS, OBC, SC, ST जो भी सर्टिफिकेट क्लेम कर रहे हो वो भी इस तारीख से पहले पहले का आपके पास बना होना चाहिए। लेटेस्ट आप जब सिलेक्शन हो तब आप प्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी के पास अभी नया EWS नहीं बनवाया होगा उसने, क्योंकि अभी मई का महीना चल रहा है, तो अप्रैल में उसका पहला वाला एक्सपायरी हुआ होगा, तो आप पुराने वाले के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, नया वाले के लिए बनवा लो अभी, जब आपका सिलेक्शन हो तो नया वाला ले जाना। ये एज पर द DOPT के रूल है, उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए 5 साल का, OBC के 3 साल के लिए, PWD वगैरह के लिए 10 साल का रहता है, और OBC के लिए 13 साल का, क्योंकि 3 साल उसकी एज रिलैक्सेशन वो वाली ऐड हो जाती हैं। एक्स सर्विसमैन और गवर्नमेंट जॉब में है तो ऑलरेडी उनके हिसाब से वो 30-40 साल तक का रहता है, जिसमें आपके काम की ज़्यादा चीज़ है नहीं। उसके बाद इन्होंने, अगर किसी को पता नहीं हो तो ये EWS के बारे में इन्होंने दे रखा है कि कितना कितना क्या क्या क्राइटेरिया है, वो आपका काम नहीं है। जब EWS बनवाने जाओगे तो वहाँ का पटवारी और तहसीलदार अपने हिसाब से बनाते हैं, वो उनके पास सारा डाटा रहता है। ये हो गया। उसके बाद अपन सीधे चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पर। एग्ज़ाम पैटर्न एज यूजुअल रहेगा, जैसा कि CISR में का मैंने कई नोटिफिकेशन डाल चुका हूँ अब तक, कई एग्ज़ाम हो चुके हैं, कई के पेपर डाल चुका हूँ मैं चैनल पे। तो ये जो एग्ज़ाम का रहेगा, इसमें 50 क्वेश्चन मैथ के और 50 मैथ के और 50 रीजनिंग के रहेंगे पार्ट ए में। एक ही दिन सेम डे पे सेम विंडो पे खुलेगा ये क्वेश्चन पेपर। तो 50 क्वेश्चन ये हो गए। अगर NTA या फिर TCS एग्जाम कराती है तो ऑनलाइन होगा, अदरवाइज NIU खुद कराता है तो ऑफलाइन होगा। तो 50 ही हो गए। 50 में से आपके क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, और मैथ और रीजनिंग बहुत हल्की पूछी जाएगी यहाँ पे, ताकि बच्चे क्वालिफाई कर पाएँ। और जो आपकी मेरिट बनेगी इसी के पेपर 2 मतलब पार्ट बी, इसमें 50 GK के क्वेश्चन होंगे और 50 इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और नेगेटिव आपकी 1/3 होगी। यहाँ पे दे रखा है 1 नंबर काट लिया जाएगा, मतलब 1/3 होगी। तो इस हिसाब से मेरिट बनेगी, वो इसी पार्ट के हिसाब से आपकी मेरिट बनने वाली है। आफ्टर दैट इसमें जो बंदे क्वालिफाई होंगे, जैसे 25 वैकेंसी हैं, तो उनको मान के चलो टाइपिंग के लिए 3 गुना बच्चे लेने, तो 75 बच्चे ले लेंगे, और टॉप 75 में से जो टॉप 25 रहेंगे और टाइपिंग क्वालिफाई कर पाएंगे, वो फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा उनका। इंग्लिश में टाइपिंग की स्पीड चाहिए आपकी 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में टाइपिंग चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, तो ये इसका वो था। सिमिलरली स्टेनो का भी वही सीन है, स्टेनो में आपको स्टेनो आनी चाहिए ये, ठीक है, ये स्टेनोग्राफी आनी चाहिए आपको। बाकी इसमें ये सब कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ये सब रहते हैं, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। आपका सिलेक्शन होता है तो आपको परफॉर्मा बाकायदा मेल पे भी भेजे जाएंगे। ये तो एक सैंपल दिया हुआ होता है कि ऐसा ऐसा फॉर्मेट होता है, बाकी इनकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। गजेटेड ऑफिसर से साइन होते हैं, 3 गजेटेड ऑफिसर से, तो वो बात की बात है। कोई डाउट आएगा तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं फुल्ली गाइड कर दूंगा उसको। तो पहले आप सिलेक्शन लीजिए और ऐसे मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक अपकमिंग एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।